आज बेटा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। चलो सबसे पहले ये एक्ट जो है अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया। ये एक्ट कहाँ तक अप्लाई होगा बेटा, होल ऑफ इंडिया। और इस एक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मिनिमम वेज किसको मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्ट क्यों आया। ये एक्ट बेटा इसलिए आया बिकॉज इंडिया में ये देखा गया है कि इंडिया में देखो सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं। कौन कौन से? मेट्रो सिटी 4 ही है ना, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, यही 4 स्टेट डेवलप्ड है। और अरे मतलब महाराष्ट्र के अंदर में ही आती है नलायक। 4 ही हमारी मेट्रो सिटीज हैं। ठीक है, 4 ही हमारी क्या है बेटा, मेट्रो सिटीज है। अब ज्यादातर देखना जितने भी अंडर डेवलप्ड स्टेट के लोग होते हैं ना, वो सब कहाँ आ जाते हैं, मेट्रो सिटी में। ठीक है, अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई बेटा आधी यूपी है। मुंबई की बात करो तो मुंबई क्या है, आधी यूपी है। क्यों? यूपी की पॉपुलेशन, बिहार की पॉपुलेशन ज्यादातर कहाँ दिखती है, मुंबई। मुंबई में बिहार की पॉपुलेशन कम है, दिल्ली में बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उनको बिहार से दिल्ली क्या करता है, पास करता है। और यहाँ पे मुंबई क्या होता है, उनको दूर पड़ती है, 2 दिन ट्रेन में काटना है। अब आपने देखा होगा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी। आप मेट्रो सिटी में रहती हो तो आपके एक्सपेक्टेशन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड स्टेट में है उनके पास पैसा नहीं है, वो कम से कम पैसे में काम करने को क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इसका फायदा सीधा कौन लेके जाता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि सर जब मुझे कम पैसे पे वर्कर मिलने को तैयार है तो मैं तुझे क्यों रखूं। मेट्रो सिटी वाले लोग मांग रहे हैं 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी, और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट के लोग आए हैं वो 10,000 में भी काम करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने को पैसा नहीं है। तो भूखे मरने से अच्छा जो भी मिल जाए वो ले लो, भूखे मरने से अच्छा जो भी मिल जाए वो ले लो। ठीक है, ऐसी फिलॉसफी होती है। इसका फायदा कौन लेके जाता है, एम्प्लॉयर लेके जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेशन ही पास कर दिया, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ऐसा ना हो कि लोग भूखे मरने की वजह से काम करने के लिए रेडी हो और एम्प्लॉयर इसका क्या ले ले, फायदा उठाए, और एम्प्लॉयर क्या करे, कम से कम वेजेस पे लोगों से काम करना शुरू कर दे। और इंडिया में वैसा ही होता है बेटा। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप्ड स्टेट से आए हुए लोग अगर बात करूं तो डेवलप्ड स्टेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कम से कम पैसे पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, और उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डेवलप्ड स्टेट में काम करने वाले लोग हैं उनको क्या हो जाती है बेटा, प्रॉब्लम, क्योंकि उनको एडिक्वेट रेम्युनरेशन नहीं मिल पाता। आ रही है बातें समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? जब ये एक्ट आया ना तो लोगों ने बोल दिया दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि ये एक्ट हमें राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन करता है। जैसे इंडिया में बिजनेस करने का बेटा फ्रीडम है, इंडिया में बिजनेस करने का क्या है, फ्रीडम है। आर्टिकल 19 में ये राइट लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं, जैसे मान लो आप लोगों ने अपना बिजनेस खोला और मैं बोलूं बेटा बिजनेस तो तूने खोल लिया लेकिन सैलरी मैं डिसाइड करूंगा, आप क्या बोलोगे, क्या रिप्लाई करोगे मुझे, हु आर यू? बिजनेस किसका, हमारा। सैलरी डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो? तो ऐसे बेटा मुझे बताओ, मिनिमम वेज एक्ट कौन लेके आया, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें क्या बोल रहा है, भैया तेरा वेजेस मैं डिसाइड करूंगा कि तुझे कितना वेजेस देना है। मैं क्या बोलूंगा, हु आर यू, जो आप मेरा वेजेस डिसाइड करोगे। कंपनी मैं चला रहा हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट कितना, एक्सपेंस कितने, खर्चे कितने, उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, वेजेस तय करूंगा, ताकि मुझे भी थोड़ा बचना चाहिए पैसा। तो हम लॉ मेकर ने, ये लोगों ने क्या बोला, दिस एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन लॉ मेकर ने क्या बोला, बेटा नहीं, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों? क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वॉयलेशन। लेकिन लॉ मेकर ने बोला कि बेटा देखो, ये लॉ हमने क्यों बनाया, ये लॉ हमने इसलिए बनाया क्योंकि तुम वर्कर के साथ क्या कर रहे थे, शोषण। अगर तुमने वर्कर्स को अच्छी रेम्युनरेशन दी होती तो क्या हम ये लॉ पास आउट करते, नहीं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 से लेके 32। इसी तरीके से गवर्नमेंट को एक राइट दिया गया जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाएगा तो इन पॉलिसीज को फॉलो करेगा। लॉ ऐसा होना चाहिए जिससे किसी का राइट अफेक्ट ना हो।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके अकॉर्डिंग से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। क्यों? क्योंकि आप क्या देख रहे हो? फंडामेंटल राइट। हमने क्या देखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने ये लॉ क्यों बनाया? फॉर द बेनिफिट ऑफ होल कंट्री, होल वर्कर। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया था? उनको कम से कम पैसे पे काम करना शुरू किया था, इसलिए हमने ये लॉ बनाया था। ठीक है। एक केस हुआ था बेटा यूनिचॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि नहीं नहीं, ये जो केस, ये जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? वैलिड है। समझा? तो देखिए आपके नोट्स में ये बातें कहां पे दिखेगी। सबसे पहले देखो बेटा, आपको रीजन बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ मिनिमम वेज। क्या मैंने समझाया? रीजन क्या था कि भूखे मरने की वजह से लोग कम से कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज द रीजन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरा, उसके बाद देखो बेटा, आपको 1 2 3 पेज नीचे जाओ, वहां पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी करके लिखा होगा, सेक्शन नंबर 3 करके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। ठीक है, सॉरी बेटा केस का नाम गलत बोला मैंने। बिजॉय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर, दिख रहा है? बिजॉय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। इसी केस में बोला गया था कि जो मिनिमम वेज एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है? वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमने मिनिमम वेज एक्ट जो बनाया है वो किस चीज को फॉलो करके बनाया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो पॉलिसी क्या बोलता है कि जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ बनाए तो लॉ सबके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। लोग ने कौन सा आर्टिकल लगाया था? 14, कि हमारा फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है। लॉ मेकर ने क्या समझाया? हम आपके फंडामेंटल राइट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहे। ये लॉ बनाने के लिए आप ही ने हमें मजबूर किया कि आपने लोगों का क्या किया? फायदा उठाया, इसी वजह से हमने ये लॉ बनाया। ये केस आपके एग्जाम में मोस्ट फेवरेबल है, एग्जामिनर के लिए पूछता ही पूछता है। कौन सा केस है? बिजॉय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। ये किस चीज को डिसाइड करता है कि सर मिनिमम वेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। तो हमने क्या समझा कि मिनिमम वेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है बेटा? वैलिड है। आई बातें समझ में? चलिए, तो हमने अभी तक 2 टॉपिक बेटा पढ़ लिए। सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा? क्यों मिनिमम वेज एक्ट को बनाया गया। दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा? मिनिमम वेज एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। और उसके साथ केस स्टडी कौन सा पढ़ा? बिजॉय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब हम समझते हैं कि सर मिनिमम वेज डिसाइड कौन करेगा। तो मिनिमम वेज डिसाइड करेगा बेटा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो पहला डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। यहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। याद रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिमम वेज कौन डिसाइड करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं बेटा? मिनिमम वेज। लेकिन ध्यान से बेटा, हम जो मिनिमम वेज एक्ट 1948 पढ़ रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल लॉ। दिस इज द सेंट्रल लॉ। ये किसने बना रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सिर्फ किसको डालेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट में डिसीजन लेने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज सिंपल सी बात है, हर एक स्टेट का कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग होता है। हर एक स्टेट का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है बेटा? अलग होता है। हर एक स्टेट का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अलग होता है। समझ में आ रहा? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा एम्प्लॉई की डेफिनेशन। ठीक है, अब 2 बातें। एम्प्लॉयर में तो सेम बेटा भाई, एम्प्लॉयर कौन कहलाएगा? जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है किसको रन करने का? फैक्ट्री रन करेगा। मुझे बताओ, फैक्ट्री मैं चला रहा हूं तो एम्प्लॉयर कौन? मैं। फैक्ट्री आप लोग चला रहे तो एम्प्लॉयर कौन? आप लोग। फैक्ट्री पार्टनरशिप फर्म चला रहा है तो एम्प्लॉयर कौन? पार्टनर्स। फैक्ट्री कंपनी चला रहा है तो एम्प्लॉयर कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? फैक्ट्री गवर्नमेंट चला रहा है तो एम्प्लॉयर कौन? गवर्नमेंट। फैक्ट्री गवर्नमेंट तो चला रहा है लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे ऑथराइज कर रखा है, अमित देख ले, तो मैं ओनर कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉई के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरा होगा, ना कि गवर्नमेंट का। समझ में आ रहा? ओएनजीसी कंपनी बेटा है जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। ओएनजीसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक है, तो क्या सैलरी लेने के लिए एम्प्लॉय जाएंगे मोदी जी के पास? नहीं ना बेटा, किसके पास आएगा? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही आएगा ना, कि भाई मेरी सैलरी दो। वो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? कोई डाउट? अब ध्यान से सुनो, ये एक्ट कब लगेगा? एम्प्लॉयर का मतलब समझ में आ गया? ये एक्ट तब लगेगा जब 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। शेड्यूल इंडस्ट्री क्या होना चाहिए? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। और जो ये शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है ना, इसके लिए मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए।
तीन कंडीशन याद रखना। पहला क्या? शेड्यूल इंडस्ट्री, दूसरा क्या? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा क्या? इसके लिए मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, और इसके लिए मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो आपको मिनिमम वेज मिलेगा, अदरवाइज यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर मिनिमम वेज। तो आपको वेज कैसे मिलेगा? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग वेज आपको नहीं मिलेगा। तो एक बात मुझे बताओ, इस एक्ट के रिगार्डिंग एम्प्लॉय कौन कहलाएगा जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे? तीन में से एक भी कंडीशन मिसिंग हो गया तो आप एम्प्लॉय कहलाओगे क्या? नहीं। तो आपके बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा? नहीं। चलो इस क्लास को हम दो पार्ट में, इस साइड वाले लोग जो हैं वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं और आप लोग नॉन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हो। मान लो हमारे क्लास का हमने पार्ट ए बना दिया और पार्ट बी बना दिया, ठीक है? दोनों के दोनों शेड्यूल इंडस्ट्री, मतलब मान लो टाटा लिमिटेड में काम करते हो, तो दोनों के दोनों किस में काम कर रहे हो? शेड्यूल इंडस्ट्री में, ठीक है? अब दोनों के दोनों टाटा कंपनी में काम कर रहे हो। टाटा कंपनी क्या है बेटा? शेड्यूल इंडस्ट्री, ठीक? अब दोनों में, हमारी कंपनी में दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहा है और पार्ट बी जो है वो नॉन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में फॉल कर रहा है। तो क्या इसके ऊपर मिनिमम वेज एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहां पे रेम्युनरेशन कैसे आएगी? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट, समझा? लेकिन यहां पे देखो, सबसे पहली कंडीशन शेड्यूल इंडस्ट्री है, दूसरी कंडीशन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है। अब देखो क्या इसके लिए मिनिमम वेज फिक्स है या नहीं। अगर मिनिमम वेज फिक्स है तो ठीक है, आप कवर्ड है, और अगर मिनिमम वेज फिक्स नहीं है तो आप इधर आ जाएंगे, समझा? तो मान लीजिए आप ही लोग, इन सारे लोगों के लिए क्या अपॉइंटेड है बेटा? मिनिमम वेज फिक्स है, ठीक है? लेकिन मान लो इन सब में सिर्फ 4 लोगों के लिए मिनिमम वेज फिक्स है, तो ओनली ये 4 लोग किसकी डेफिनेशन में आएंगे? एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आएंगे फॉर दिस एक्ट, नॉट फॉर अदर बोल रहा हूं मैं। इस एक्ट के लिए आप एम्प्लॉय तभी कहलाओगे जब आपकी तीन ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। कौन सी तीन कंडीशन? शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, और आपके लिए क्या फिक्स होना चाहिए? मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, और आपके लिए क्या फिक्स होना चाहिए? मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। तभी आप इस एक्ट में आएंगे, अदरवाइज आप इस एक्ट में नहीं आएंगे, ठीक है? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप कब होगा? जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो आप इस एक्ट के लिए एम्प्लॉई तो काउंट नहीं किए जाओगे, लेकिन फैक्ट्री एक्ट में आप ऑलवेज एम्प्लॉई काउंट किए जाओगे। आ रही है बातें समझ में? पक्का? तो देखिए आपके नोट्स में मैंने एम्प्लॉई का डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है। एम्प्लॉई मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड और टू डू वर्क, स्किल और अनस्किल्ड, मैनुअल और क्लैरिकल इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। क्या लिखा हुआ है ना? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेज हैज बीन फिक्स्ड। बताया था पहला क्या देख रहे हैं? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, और फिर उसके लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। अगर ये बातें सेटिस्फाइड कर गई तो ये आप क्या हो बेटा? एम्प्लॉई हो, अदरवाइज आप एम्प्लॉई नहीं हो। समझ में आ गया? पक्का? चलिए नीचे देखो, केस स्टडी आपको दिख रहा है, एक ध्यान से पढ़ो केस स्टडी को। क्या लिखा हुआ है? बी एन आउट वर्कर। कहां का वर्कर है बेटा? आउट वर्कर। आउट वर्कर मतलब कुछ टाइम के लिए हमने उसको कंपनी में बुलाया है। प्रिपेयर्ड गुड्स एट हिज रेजिडेंस एंड सप्लाई देम टू द एम्प्लॉयर फॉर द सेल राउंड द ईयर। He claimed minimum wage as fixed under the Minimum Wage Act 1948. The employer refused to do so. Decide. यानी एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जो अपने घर पे रह के गुड्स बनाता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बीड़ी का सेल करती है, बीड़ी और सिगरेट का सेल करती है। अब वो बीड़ी और सिगरेट का सेल करने के लिए अपना रॉ मटेरियल किसी पर्सन को देता है और क्या बोलता है? भाई तुम लोग बीड़ी बना के मुझे वापस कर देना। तो वो लोग क्या हो गए? कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हो गए, ठीक है? अब आपसे पूछ रहा है सवाल कि वो लोग मिनिमम वेज एक्ट में आना चाहते हैं, क्या वो लोग मिनिमम वेज एक्ट में आएंगे? कब आएंगे? सर सिर्फ तीन कंडीशन देखना है। क्या देखना है? शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो आउट वर्कर को भी हम क्या दे देंगे? मिनिमम वेज दे देंगे। समझ में आ गया? अगर ये तीन कंडीशन मिसिंग हो गए तो आउट वर्कर को हम मिनिमम वेज नहीं देंगे।
ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि आप किस पोजीशन पे काम करो, बस ये बता दो कि तुम शेड्यूल इंडस्ट्री में हो या नहीं हो, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल है या नहीं, और उसके रिगार्डिंग मिनिमम वेज फिक्स है या नहीं। याद रहेगा। अब देखो आंसर्स मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, कितने देखो आंसर क्या लिखा मैंने। एन आउट वर्कर हु प्रिपेयर्ड गुड्स एट हिज रेजिडेंस and then supplied them to his employer was held as employee for the purpose of minimum wage act, hence such out worker is entitled to minimum wage। कौन से केस का नाम क्या लिख दिया, लोकनाथ लाल वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसी केस में जजमेंट डिसाइड किया गया था, खत्म। इतने आंसर से बेटा 5 नंबर है। और तुम क्या कर रहे हो, तो पूरी राम कहानी लिख रहे हो, तो पूरी कहानी सुनाएंगे, जो कहानी वो पूछ नहीं रहा है, लेकिन हमें तो सर सुनाना है। हमें ऐसा थोड़ी मन भरता है, जब तक पेज ना भरे हमारा आत्मा ही संतुष्ट नहीं होता, रात को नींद नहीं आएगी। इसी वजह से बेटा मार्क्स कटते हैं। समझ में आया, पक्का। चलिए अब आते हैं बेटा एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में सिंपल क्या बोला, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है, लिख लो वहां पे, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है वही क्या कहलाएगा बेटा, एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आएगा, अदरवाइज एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, वेजेस का पढ़ रहे हैं बेटा। वेजेस, वेजेस में क्या चीज आएगा, तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, देखो क्या लिखा हो, वेजेस मींस ऑल रेम्युनरेशन capable of being expressed in terms of money। वेजेस का मतलब वो सारी चीजें जो तुम्हें मनी के टर्म में मिलती है, वो सब किसकी डेफिनेशन में आएगा, वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। एंड इंक्लूड्स हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए भी किसकी डेफिनेशन में आएगा बेटा, वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। ये बहुत ही अजीब सा वेजेस नहीं लग रहा, अभी तक हम जनरली वेजेस में क्या पढ़ते थे, बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एचआरए भी वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है देखो, बट डज नॉट इंक्लूड, सीधा आप क्या कर दो बेटा, डज नॉट इंक्लूड वाले लिस्ट याद रख लो, क्या क्या चीज वेजेज में नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। तो देखो सिर्फ अंडरलाइन करना, वैल्यू ऑफ हाउस अकोमोडेशन नहीं आएगा, इसको बोलते हैं आरएफए, याद है सैलरी चैप्टर, आरएफए नहीं आएगा, लाइट बिल नहीं आएगा, वाटर बिल नहीं आएगा, मेडिकल एक्सपेंस नहीं आएगा, और इसके अलावा किसी भी टाइप का बेनिफिट। तो क्या हो गया बेटा, परक्विजिट और अलाउंस, याद है ना सैलरी चैप्टर का, परक्विजिट और अलाउंस नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, अगर पेंशन फंड में आप पैसा डाल रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। ट्रैवलिंग कंसेशन मिलता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको हम कन्वीनियंस बोलते हैं, वो भी नहीं आएगा बेटा। देन एनी सम पेड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंस, आपके किसी स्पेशल खर्चे को बियर करने के लिए एम्प्लॉयर आपको कोई पैसा दे रहा है तो वो भी नहीं आएगा। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, ग्रेच्युटी अगर आपको मिल रहा है तो ये सब वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो बहुत ही सिंपल करेक्ट बताओ, ना तो कोई अलाउंस आएंगे, ना तो कोई परक्विजिट आएंगे, और ना ही कोई रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा। आएगा ना वो बेटा, वो रेम्युनरेशन का पार्ट होता है, वो कब, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो, और नॉन गवर्नमेंट होगा तो नहीं होगा, क्योंकि डीए जनरली मिलता है किसको है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। क्या लिखा हुआ है वहां पे, ऑल रेम्युनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग इन टर्म्स ऑफ मनी, और डीए किस टर्म में मिलता है, मनी के टर्म में। वो बातें समझ में आ रही है। चलिए तो ये हो गया बेटा हमारा वेजेस का डेफिनेशन। बोनस आएगा, नहीं बोनस वो मनी बेनिफिट है बेटा, बोनस की बोनस आ जाएगा क्योंकि वो मनी बेनिफिट है। बट बोनस जैसे कि साल में एक ही बार मिलता है तो वो कैसे, मतलब बोनस साल में एक ही बार मिलता है, इसका लॉजिक क्या है, मतलब सपोज साल में एक बार मिलता है हाँ तो वो कैसे आएगा सर, वो क्योंकि वो मनी बेनिफिट है। वो नीचे क्या लिखा, ऑल रेम्युनरेशन केपेबल ऑफ बीइंग इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं, मिनिमम वेज कौन फिक्स करेगा, मिनिमम वेज कौन फिक्स करेगा। तो सुनो, मिनिमम वेज एक्ट में बेटा 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर कोई इंडस्ट्री पार्ट 1 में आती है तो उसमें एवरी एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज फिक्स होगा, और अगर कोई इंडस्ट्री पार्ट 2 में आती है तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ इंडस्ट्री के लिए मिनिमम वेज फिक्स होगा, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज फिक्स होगा और कुछ के लिए नहीं होगा। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, मान लो टाटा कंपनी पार्ट 1 में आती है, तो टाटा कंपनी में जितने भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो क्लर्क हो, प्यून हो, चपरासी हो, जो भी हो, सबके लिए मिनिमम वेज होगा।
समझ में आ रहा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं रिलायंस जो है वो पार्ट 2 में आती है, अब नाउ रिलायंस डिसाइड करेगी किसके लिए मिनिमम वेज फिक्स होगा और किसके लिए नहीं होगा। रिलायंस नहीं, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कौन से एम्प्लॉयमेंट को हम मिनिमम वेज दे और कौन से एम्प्लॉयमेंट को हम मिनिमम वेज ना दे। तो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आप पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो। तो पार्ट 1 में एवरी एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम वेज होगा और पार्ट 2 में कुछ के लिए मिनिमम वेज होगा और कुछ के लिए नहीं होगा। समझ में आ रहा। दूसरी बात, अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि सर मिनिमम वेज किसको मिलेगा, मिनिमम वेज उसको मिलेगा जिसने, मिनिमम वेज उसको मिलेगा जिसने 3 कंडीशन सेटिस्फाइड की हो। क्या? शेड्यूल इंडस्ट्री, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट और मिनिमम वेज फिक्स होना चाहिए। अब अभी मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि हमारे पार्ट ए वाले लोगों को मिल रहा है, पार्ट बी को नहीं मिल रहा, तो आपस में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपस में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपने कंडीशन सेटिस्फाइड किया तो आपको वेजेस मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया तो आपको वेजेस या रेम्युनरेशन नहीं मिल रहा। आ रही है बातें समझ में? चलिए, सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। कौन सा केस था? बिजॉय कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। मिनिमम वेज एक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों वैलिड है? कौन सा प्रिंसिपल हमने लगाया था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाती है तो बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और ये लॉ हमने क्यों बनाया? क्योंकि एम्प्लॉयर शोषण कर रहे थे, किसका? एम्प्लॉय का। गांव से आए हुए लोगों को वो कम से कम सैलरी प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से मेट्रो सिटी में काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ थी। क्योंकि मेट्रो सिटी में मान लो मुंबई में अगर तुम 10,000 के पगार पे काम कर रहे हो, कोई वजूद है नहीं ना। तो बोला कि आप इतना सैलरी प्रोवाइड कीजिए, उसके अंदर, उस स्टेट के अंदर में क्या लिविंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो अब देखो मिनिमम वेज फिक्स कैसे होता है। सबसे पहले मिनिमम वेज जो है बेटा हर एक 5 साल में रिवाइज होता है। मिनिमम वेज हर एक 5 साल में क्या होता है? रिवाइज होता है। लेकिन अगर 5 साल के पहले भी गवर्नमेंट को नीड लगती है कि रिवीजन होना चाहिए तो वो रिवाइज करेंगे। 5 साल से पहले भी अगर गवर्नमेंट को नीड लगता है कि रिवीजन होना चाहिए तो वो रिवाइज करेंगे। ऑलवेज जनरली क्या होता है कि मिनिमम वेज एक्ट 5 साल पे रिवाइज होता है। जिस तरीके से हमारा सिलेबस चेंज होता है ना बेटा हर एक 5 साल पे, वैसे ही मिनिमम वेज भी रिवाइज होता है हर एक 5 साल पे। लेकिन गवर्नमेंट को नीड है कि नहीं 5 साल से पहले भी हम रिवाइज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से, जब भी गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करता है तो इन 3 फैक्टर को देखता है बेटा। फैक्टर्स ध्यान सुनना। सबसे पहले तो वो देखता है बेसिक वेज। क्या देखता है? बेसिक वेज। फिर देखता है कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस। क्या देखता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस। पहले क्या देखता है? बेसिक वेज, और फिर क्या देखता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस, और फिर देखता है फूड अलाउंस। फूड अलाउंस, समझा? ये 3 चीजों को देख के गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है बेटा? वेजेस डिसाइड करती है। ठीक है, अब आप मुझे बताना, अगर महाराष्ट्र स्टेट में अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करने जा रही है तो बताओ इसमें से कौन से कॉम्बिनेशन को वो फॉलो करेगी? बेसिक वेज लेगी या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस लेगी या फिर फूड अलाउंसेस लेगा? क्या लेगा? महाराष्ट्र में बेटा तीनों चीज ली जाती है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तीनों चीज ली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अदर स्टेट से बहुत ही ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। दूसरा, बेसिक वेज भी यहां पे अदर स्टेट से ज्यादा है, और फूड अलाउंसेस भी यहां पे बेटा क्या है? ज्यादा है। आ रही है बातें समझ में? अगर महाराष्ट्र जैसा स्टेट होगा तो उसमें तीनों फैक्टर को कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर मैं दिल्ली जैसे स्टेट की बात करूं तो दिल्ली बेटा जो है महाराष्ट्र से सस्ता है। वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है बेटा? सस्ता है। क्यों? क्योंकि वहां की रेंटिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में आज ही बेटा 1 BHK का फ्लैट तुम्हें 6 से 7 हजार में मिल जाएगा। ठीक है, मुंबई में सपना हो जाता है ऐसा, 1 रूम किचन भी नहीं मिले। 8,000 से 1 रूम किचन ही स्टार्ट होती है। करेक्ट है? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है बेटा? कम है। वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? कम है। तो जब भी कोई वेजेस डिसाइड होता है तो वो अकॉर्डिंग टू दैट। अब जैसे मैं अपने स्टेट की बात करूं, बिहार में बेटा 1 BHK क्या पूरा का पूरा घर ही तुम्हारा है 500 रुपए पर मंथ। हमारे स्टेट में 1 BHK का पूरा पूरा फ्लोर आपको मिल जाएगा बेटा। छत भी तुम्हारा, छत पे जाओ, एंजॉय करो, मस्ती करो, जो भी करना है सब करो, 3,000 में पूरा घर मिल जाता है। ठीक है, ट्यूबवेल तुम्हारा, टंकी तुम्हारी, सब तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी भी तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इतना सस्ता वहां पे क्या है बेटा? लिविंग एक्सपेंस है। अगर मैं मुंबई में 1 लाख रुपीस कमाता हूं, यही अगर मैं बिहार में 1 लाख रुपीस कमाऊं तो मेरा वो इनकम 5 लाख के बराबर है बेटा।
क्यों? क्योंकि वहां पे सेविंग ज्यादा होगी और यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे अगर मैं राइस 70 रुपीज के जी परचेज करके खाता हूं तो मेरे बिहार में मुझे वो परचेज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पापा उतनी खेती कर लेते हैं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या हो गया, 0। आ रही है बातें समझ में? तो बिहार जैसी स्टेट में अगर मैं मिनिमम वेज की बात करूं, यूपी जैसे स्टेट में अगर मैं मिनिमम वेज की बात करूं, तो वहां पे ये होगा ही नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां का क्या है बेटा, 0 है। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां का क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपने लैंड रिसोर्स बहुत ही ज्यादा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक चीज में फेल है बेटा, आउटसाइड की गवर्नमेंट हमसे ज्यादा खेती में इन्वेस्ट करती है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक चीज में फेल हो जाती है, क्या? हम अपने लैंड रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर यूपी की बात करूं, बिहार में बात करूं, तो आज यूपी और बिहार सबसे रिचेस्ट स्टेट है। किस फॉर्म में? लैंड भरी पड़ी है उनके पास। एमपी लैंड भरी पड़ी है उनके पास, ठीक है, रिचेस्ट स्टेट में काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड रिसोर्स सबसे ज्यादा है। एक इंसान वो रिच नहीं होता जिसके पास रहने के लिए घर है, एक इंसान वो रिच होता है जिसके पास लैंड रिसोर्स बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज है जिसमें एप्रिसिएशन होता है, कभी डेप्रिसिएशन का उसमें सवाल ही नहीं आता। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इसलिए बेटा इन्वेस्टमेंट ज्यादातर किसमें होनी चाहिए, रियल एस्टेट में, ठीक है। महाराष्ट्र में फ्लैट खरीदोगे तो सिर्फ वो 4x4 का खोखा मिलेगा, लेकिन अगर तुमने यूपी में एक जमीन खरीद लिया तो पूरा का पूरा जमीन तुम्हारा, वहां पे खोखा बनाओ, महल बनाओ, बंगलो बनाओ, जो बनाना सब बनाओ। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? तो अभी रिचेस्ट स्टेट में अगर बात करूं लैंड के मामले में, पंजाब है, बिहार है, यूपी है, जिनके पास लैंड रिसोर्स क्या है, बहुत ही ज्यादा है। और आपने देखा होगा कि पंजाबी लोग का गेम देखो, पंजाब वाले लोग अपने पंजाब में बहुत ही कम वो लैंड का यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। वो ज्यादातर रहते कहाँ है, कनाडा, और पूरा का पूरा लैंड किस में यूटिलाइज करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो पंजाब रिचेस्ट है बेटा एग्रीकल्चर के मामले में, इसलिए एक एक पंजाबी के पास करोड़ रुपीस होती है, क्योंकि वो रिचेस्ट किस में है, एग्रीकल्चर और लैंड के मामले में। वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, अपने लैंड रिसोर्स में। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा जब भी हम मिनिमम वेज डिसाइड करते हैं तो कौन से फैक्टर को फॉलो करते हैं। ये मैंने आपको लिख दिया है, सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, मिनिमम रेट ऑफ वेज कौन से फैक्टर को डिसाइड करके होता है। आ रही है बातें समझ में? याद हो गया? तो देखिए हमने क्या बोला कि सर मिनिमम वेज को डिसाइड करने टाइम में गवर्नमेंट कौन से 4 फैक्टर को देखती है, जल्दी, सॉरी 3 फैक्टर को जल्दी बताओ। एक तो बेसिक वेज आपका कितना होगा, फूड अलाउंसेस आपका क्या होना चाहिए, फूड की महंगाई कितनी होनी चाहिए, और लास्ट क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ लिविंग। अही बताओ अभी इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ किस पे फोकस कर रही है, ओनली एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस। क्या आपकी गवर्नमेंट ने इनकम पे कोई फोकस किया? बिल्कुल नहीं। कैसे इनकम कमाना उस पे फोकस किया? नहीं। निर्मला सीतारमण तो ये बोलती है कि अगर टैक्स कम भरना है तो इनकम कम कमाना शुरू कर दो, तो खाना कौन खिलाएगा? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? चलिए बेटा, तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 4, दैट इज मिनिमम रेट ऑफ वेज। अब आ जाइए बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड फेवरेट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनर, दैट इज कि सर मिनिमम रेट ऑफ वेज फिक्स कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन नंबर 5। यहां पे 2 मेथड्स है बेटा, एक है नोटिफिकेशन मेथड और एक है कमिटी मेथड। सुनने पे ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं कमिटी मेथड में। कमिटी मेथड में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले कमिटी बनाती है। कमिटी मेथड में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमिटी बनाएगी और उस कमेटी को क्या बोलेगी कि ठीक है आप मार्केट का सर्वे करके आओ। मार्केट का क्या करके आओ, सर्वे करके आओ। जब आप मार्केट का सर्वे करके आना और सर्वे करने के बाद हमें रिपोर्ट फाइल करना। तो मुझे बताओ कमेटी जो बनाया, उस कमेटी में जिस भी लोगों को अपॉइंट किया वो मार्केट का सर्वे करेंगे। किस बिना पे सर्वे करेंगे? वही 3 चीज, क्या, बेसिक वेज कितना होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ का कैसा है, और फूड अलाउंसेस क्या होनी चाहिए, फूड की महंगाई कितनी है। इसका रिपोर्ट फाइल किसको करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पढ़ेगा और उसमें या उन लोगों ने जो रिपोर्ट बना के दी है उसके बेसिस पे वो क्या डिसाइड करेगा, मिनिमम वेज। अब ये बात किसको बता देगा, पब्लिक को, वर्कर को बता देगा। अब कैसे बताएगा, ऑफिशियल गैजेट में क्या आएगी बेटा, नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। अब उस नोटिफिकेशन में एक डेट लिखा होगा कि ये नया वाला जो मिनिमम वेज है ये कब से अप्लाई होना शुरू होगा। ये जो नया वाला मिनिमम वेज है ये कब से अप्लाई होना शुरू होगा, उसमें एक डेट लिखा आएगा। अगर कोई डेट नहीं लिखा हुआ है तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके तीसरे महीने से लगना शुरू हो जाएगा।
क्या बोला मैंने? जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एक पर्टिकुलर डेट लिखा होगा कि ये कब से अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई डेट नहीं लिखा हुआ है तो सिंपल याद क्या रखना है, किस दिन से अप्लाई हो जाएगा? जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उसके तीसरे महीने से लगना शुरू हो जाएगा। यह है बेटा तुम्हारा कमिटी मेथड। इसमें क्या हुआ, पहले कमेटी बनाई गई, कमेटी ने सर्वे किया, सर्वे का रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बिना पे क्या डिसाइड किया? मिनिमम वेज। लेकिन नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, सीधा सीधा पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और लोगों को बता दिया जाएगा कि हमने आपके मिनिमम वेज को रिवाइज करके इतना कर दिया, ठीक है। अब लोगों को 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, भैया अपने अपने कमेंट करो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है ये वेज? अगर तुमने कमेंट आ गया तो ठीक है, आ जाओ फिर से कमेटी मेथड पे। और अगर कमेंट नहीं आया इसका मतलब आपको कोई दुख दर्द प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यही आपका मिनिमम वेज रहेगा। लेकिन आपको अगर आपने 2 महीने के अंदर में क्या दे दिया, उनको कमेंट दे दिया कि सर हमें ये वेज अच्छा नहीं लग रहा, तो वो किस पे आ जाएंगे? कमेटी मेथड। अब फिर से क्या होगा? कमेटी बनेगा, कमेटी सर्वे करेगा, सर्वे का रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करके देगी? मिनिमम वेज। अगेन मिनिमम वेज कब से लगना शुरू होगा? तो उस नोटिफिकेशन में एक डेट लिखा होगा, और अगर कोई डेट नहीं लिखा हुआ है तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन आया उसके 3 महीने के अंदर में आपके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। एग्जाम में सीधा सीधा इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ वेज। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट? आप पूछोगे अमित सर ठीक है इतनी बातें समझ में आ गई, लेकिन सर ये कमेटी मेथड और कमेटी मेथड जो कमेटी बनाई जाएगी इसमें बैठा कौन होगा ये तो बताओ, आप मुझे बताओ कौन बैठा होना चाहिए? तो बेटा 2 टाइप से कमीशन बनाए थे, एक है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी और एक है बेटा स्टेट एडवाइजरी कमेटी। देखो आपके नोट्स के लास्ट पेज पे लिखा होगा एडवाइजरी बोर्ड करके लिखा होगा, उसमें देखो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड दिखा आपको सबको? स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ध्यान सुनो, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहां पे बेटा 3 लोगों के उत्तराधिकारी बैठे होंगे। कौन होंगे? 3 लोगों के उत्तराधिकारी। आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि मैं होली के दिन क्लास रखूंगा, तो क्या करूंगा बेटा? आप लोगों की बैठक बुलाऊंगा ना, आप लोग होंगे, मैं होऊंगा और साथ में कौन होना चाहिए? और कोई रहेगा ना? पिचकारी। साथ में और कोई होगा? नहीं। अगर मुझे नीड पड़ी तो शायद आपके पेरेंट्स होंगे, लेकिन अदरवाइज हम लोग आपस में डील कर लेंगे। अब मुझे बताओ, मैं मिनिमम वेज में वेजेस किसका फिक्स करने जा रहा हूं? वर्कर्स का ना। तो पहले किसके उत्तराधिकारी होनी चाहिए? वर्कर्स के। वर्कर का जब वेज फिक्स होगा तो देगा कौन? तो अब किसका होगा? एम्प्लॉयर का। और इन सबके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगी? गवर्नमेंट। तो सेंट्रल होगा तो सेंट्रल का एम्प्लॉय, स्टेट होगा तो स्टेट के एम्प्लॉय, ठीक है। अब ध्यान से, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? जितने भी लोग आप आ रहे हो सबके इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अपॉइंट किया तो वर्कर भी कितना अपॉइंट करेगा? 5। एम्प्लॉयर भी कितना अपॉइंट करेगा? 5। अब कमिटी में टोटल कितने मेंबर हो गए? 15। अब हुआ ना लेवल प्लेइंग फील्ड, बोला 15। अब मुझे बताओ, 5 वर्कर के, 5 एम्प्लॉयर के, 5 गवर्नमेंट के, तीनों तो अपने अपने लिए लड़ेंगे। वर्कर बोल रहा है ना मुझे तो 50 लाख चाहिए, एम्प्लॉयर बोल रहा है ना मैं तो 50 रुपये दूंगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगा उसमें? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दिक्कत है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, भैया सुन, तेरा जब कंपोजिशन ऑफ बोर्ड बन जाएगा ना, याद रखिए उसमें से 1/3 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, टोटल बाहर वाले 1/3 ऐसे लोग होनी चाहिए जिसका ना तो रिलेशन किससे हो? एम्प्लॉयर से, ना एम्प्लॉय से और ना गवर्नमेंट से। क्यों? क्योंकि अगर 1/3 हमने ऐसा नहीं रखा तो कभी डिसीजन फाइनलाइज हो पाएगा? फिर तो ऐसा लगेगा पूरा महाभारत उधर ही चल रहा है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि बेटा चाहे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड हो या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हो, उसमें इक्वल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और जो भी तुम्हारा बोर्ड का कंपोजिशन है उसमें के 1/3 क्या होगा? इंडिपेंडेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ रहे हैं बेटा हम स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। क्या लिखा हुआ है? द एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर purpose of coordinating the work of committees and subcommittee appointed under section number 5। वही पढ़ा था ना मैं सेक्शन 5 में, 2 कमेटी थे,
कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। देखो सेकेंड पैराग्राफ क्या लिखा, द एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट who shall be equal in number and one third must be independent। आ रही है बातें समझ में? नाउ नीचे देखो इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब क्या लिखा है, एन इंडिपेंडेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज नाइदर एन एम्प्लॉयर नॉर एन एम्प्लॉई इन एम्प्लॉयमेंट फॉर विच द मिनिमम वेज आर टू बी अ फिक्स। आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट यहां तक? पक्का? इसी तरीके से नीचे बेटा स्टेट सेंट्रल कमीशन है, उसमें भी सेम यही बातें लिखी हुई है, बस वो किसने अपॉइंट कर रखा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये किसने अपॉइंट कर रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने। आ रही है बातें समझ में? तो चलिए अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि मिनिमम वेज एक्ट क्यों आया, फिर हमने ये पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, फिर हमने ये पढ़ा कि एप्लीकेबिलिटी कहां पे होगी, फिर हमने एम्प्लॉयर और वेजेस की डेफिनेशन पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा मिनिमम वेज रेट फिक्स कैसे होता है, फिर हमने दो कमिटी पढ़े, कौन कौन से? नोटिफिकेशन मेथड और कमिटी मेथड, फिर हमने दो कमिटीज पढ़े, दो बोर्ड पढ़े, एडवाइजरी बोर्ड, कौन कौन से? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। क्लियर है? चलिए अब दो तीन टॉपिक बेटा छोटे छोटे से रह गए। चलिए नोटिफिकेशन मेथड के नीचे देखिए क्या लिखा है, मिनिमम वेज वेदर टू बी पेड कैश और इन काइंड। सर मिनिमम वेज कैसे पे करूं, कैश में या काइंड में? कैश में या काइंड में बताओ? मिनिमम वेज कैसे पे करूं, कैश और काइंड? कैश, काइंड नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अभिषेक किसी कंपनी का एम्प्लॉई है, इसका वेजेस इस साल का बना, इस साल का टोटल वेजेस बना 3 करोड़ का। अभिषेक को क्या बोला, बेटा पैसे तो है नहीं, फरारी कार लेके जा। भाई क्यों लो है फरारी कार? काइंड में नहीं होगा। हाँ अगर काइंड में देना चाहते हो तो सीजी की परमिशन लेके आओ। किसकी परमिशन लेके आओ? सीजी की परमिशन। क्लियर है? खत्म। शुरू होते ही बेटा ये सेक्शन खत्म है। सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 12, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज इज ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर। बेटा मिनिमम वेज मैंडेटरी है, देना पड़ेगा। जैसे ही तुम इस एक्ट के दायरे में आ गए तुम्हें मिनिमम वेज देना पड़ेगा, मैंडेटरी है बेटा। देन सेक्शन नंबर 14, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम। ध्यान से सुनो, ओवर टाइम का वेज कितना मिलेगा? लॉ मेकर क्या बोल रहा है, ओवर टाइम के लिए सबसे पहले तुम कहां चले जाओ? ओवर टाइम के लिए सबसे पहले तुम मिनिमम वेज एक्ट में ओवर टाइम का वेज देख लो, ठीक है? उस ओवर टाइम के वेज को कंपेयर करो किसी अदर एक्ट के ओवर टाइम के वेज से। अब अदर एक्ट इंडिया में कौन सा है? फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम ओवर टाइम करते हो तो नॉर्मल का डबल आपको वेजेस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम नॉर्मल वर्किंग आवर में तुम्हारा वेज है 200 रुपये घंटा, तो ओवर टाइम में 1 घंटा काम करने पे 400 मिलेगा। 1 घंटा पे काम करने पे कितना मिलेगा? 400 मिलेगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो देखो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भैया अगर मिनिमम वेज एक्ट में तुम ओवर टाइम करते हो, मिनिमम वेज एक्ट में ओवर टाइम करते हो तो तुम्हारा वेज कितना होगा? तुम्हारा वेज कितना होगा? तो बोला मिनिमम वेज का ओवर टाइम और उसको दूसरे एक्ट के ओवर टाइम के वेज से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर। याद रहेगा, मिनिमम वेज एक्ट में ओवर टाइम का जो रेट है और दूसरे एक्ट में जो ओवर टाइम का रेट है, विच एवर इज हायर, इतना आपको ओवर टाइम का वेज मिलेगा अगर आपने मिनिमम वेज एक्ट में क्या किया है? ओवर टाइम काम किया है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट में ओवर टाइम का रेट लिखा हुआ है 3 गुना और फैक्ट्री एक्ट में ओवर टाइम का रेट लिखा हुआ है 2 गुना। दोनों में से हायर कौन सा है? 3 गुना। तो मुझे 3 गुना ओवर टाइम का वेज मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 15, वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क लेस देन द नॉर्मल वर्किंग आवर। एक बात मुझे बताओ बेटा, अगली लेक्चर में फैक्ट्री एक्ट आपको सिखाने वाला हूं। फैक्ट्री एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एक वर्कर एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे काम करेगा। 9 घंटे काम करेगा। क्या बोला मैंने? एक वर्कर एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे काम करेगा? 9 घंटे। लेकिन उस 9 घंटे में बेटा प्रोविजन कैसा, ध्यान से सुनो, हर एक 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना है। ठीक है, 5 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक और फिर एक ब्रेक होता है लंच, हाफ एन आवर। तो आधा घंटा प्लस आधा घंटा, 1 घंटे का तो ब्रेक हो गया। ठीक है, और 8 घंटे का हमारा वर्क हुआ। ये इंक्लूडिंग ब्रेक मिला के कितने घंटे का काम करना है? 9 घंटे। 9 घंटे से जो भी तू ज्यादा करेगा वो सब ओवर टाइम है। 9 घंटे से जो भी ज्यादा करेगा वो सब ओवर टाइम है। लेकिन मान लो आज अभिषेक गया, लेकिन अचानक कॉल आया, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। ये 4 ही घंटा काम किया था और बॉस को बोलता सर मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताओ इसको सैलरी भी कितने घंटे का मिलेगा? 4 घंटे का। लेकिन इसने रीजन बताया
कि सर मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी इसलिए मैं उस दिन गया था, तो अब ये तो बॉस के मर्जी के ऊपर हो गया, वो चाहे तो पूरा वेज दे सकता है या फिर ओनली 4 घंटे का। ठीक है, अब मान लो सौरभ ने बॉस को ये बोला कि सर मैं जा रहा हूँ घर, मम्मी की तबीयत खराब है। ठीक है, दे दी छुट्टी। नालायक मम्मी से मिलने नहीं, फियांसी से मिलने गया था या पिक्चर देखने गया था, तो क्या पूरा वेज मिलेगा? नहीं। सिर्फ कितना मिलेगा बेटा? जितने घंटे उसने काम किए थे। जैसे आपको एक मूवी अगर याद हो, लाडला, अनिल कपूर जी की मूवी थी लाडला, जिसमें उन्होंने वर्कर का रोल प्ले किया था। ठीक है, तो वो ऑफिस में ये बोल के जाते हैं, श्रीदेवी उनकी एम्प्लॉयर रहती है, ऑफिस में ये बोल के जाती है कि मैं जा रहा हूं, मम्मी का तबीयत खराब है। और वो किस लिए जाते हैं कि एक मूवी के हॉल में अगर टिकट आप जल्दी लोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसने वहीं गया और वहां पे जल्दी टिकट उसने खरीदा तो उसको गिफ्ट मिलने वाला था। अब गिफ्ट देने के लिए भी कौन आई? श्रीदेवी जी। ठीक है, अब वो लेने ही ना जाए, और चश्मा कैसे पहन के गए थे? एक मतलब वो गिफ्ट लेने में वो टिकट लेने में बेटा एक जो चश्मे का एक शीशा टूट के गिर गया था तो वैसे ही पहन के गए, एक में शीशा नहीं लगा हुआ था और एक में शीशा लगा हुआ था। तो इसका मतलब क्या है बेटा? आपने झूठ बोला ना एम्प्लॉयर से, तो आपको सिर्फ कितना वेजेस मिलेगा? जितना आपने काम किया है उतना ही। और वेजेस उनको मिला नहीं, उल्टा श्रीदेवी जी ने 2-3 दिन की पगार और काट ली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? याद रहेगा? तो ये है बेटा, अगर तुमने लेस काम किया तो जितना काम किया उतना ही मिलेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा वर्क छुट्टी लेने का रीजन बहुत जेन्युइन था तो पूरा भी दे सकता है। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्प्लॉयर के मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है बेटा जो काम करे या ना करे कुर्सी तोड़ने का वहां पे पैसा मिलता है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम टाइम रेट वेज ऑफ पीस वर्क। ध्यान से बेटा, मिनिमम वेज एक्ट में वेजेस कैसे डिफाइन की गई है? आवरली, मंथली, ठीक है, पीस बेसिस। कभी सुना है कंपनी में क्वार्टरली वेजेस मिलता है? 3 महीने के बाद आजा बेटा, 3 महीने तक क्या करूं मैं? उपवास? नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। इंडिया में बेटा वेजेस कैसे मिलता है? मंथली, या सीधा सीधा पूरे साल का पैकेज एक साथ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वैसे मंथली होती है बेटा, पैकेज वैकेज वो कहने के लिए होता है, लेकिन आपको पेमेंट कैसे मिल रही होती है? मंथली ही मिल रही होती है। चलिए बेटा, अब एक बात मुझे बताओ, लास्ट टॉपिक बेटा, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। आपको इस एक्ट के अंदर में तुम्हारे कितने एम्प्लॉई है, तुमने कितना वेजेस दिया है, मिनिमम वेज एक्ट कंप्लाई किया है या नहीं किया, इसका पूरा क्या मेंटेन करके रखना होगा? रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। आ रही बात है समझ में? अपने सिलेबस में बस इतना ही दे रखा है बेटा, मिनिमम वेज। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो रीजन बिहाइंड द मिनिमम वेज, क्यों मिनिमम वेज एक्ट इंडिया में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। तीसरा कमिटी था ना, नोटिफिकेशन मेथड और कमिटी मेथड, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर चौथा वो दोनों बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। और पांचवा वेजेज कैश में होना चाहिए या कैट में। इतने ही टॉपिक बेटा आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है किस एक्ट में? मिनिमम वेज एक्ट 1948, ठीक है। अब सुनो, हमने मिनिमम वेज तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने वाले हैं कि सर वेज तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बता दो पेमेंट कब तक होना चाहिए। आपने वेजेस तो बता दिया ना कि इतना वेजेस आपको मिलेगा, मिनिमम वेज जो लिखा हुआ है उतना मिलेगा, सर पेमेंट कब तक होना चाहिए? तो इसके लिए क्या बनाया बेटा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्या बनाया? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है।